Okay, fine. So today we are going to start a new chapter called Books of Original Entry. ये चैप्टर कोई नया नहीं है, ये हम लोग ऑलरेडी किए हुए हैं, क्योंकि आपको याद होगा जब मैंने आपको जर्नल का डेफिनेशन दिया था, मैंने आपको कहा था कि जर्नल वो बुक, वो खाता जिसमें हम लोग बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को पहली दफा जहां रिकॉर्ड करते हैं, फर्स्ट टाइम, द फर्स्ट टाइम वेयर द बिजनेस द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, द प्लेस एट विच, जिस बुक में, जिस डॉक्यूमेंट में, जिस रिकॉर्ड में जहां पे फर्स्ट टाइम बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, उसे हम लोग जर्नल कहते थे एंड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते थे। क्यों कहते थे ओरिजिनल? बिकॉज ओरिजिनली सबसे पहले बार वो ट्रांजैक्शन वही रिकॉर्ड हुआ। आज अगर तुम चैप्टर के नाम पे गौर करोगे तो इट्स बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो रहा है कि इन द प्रोसेस ऑफ कीपिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स सिर्फ एक ही बुक नहीं ओरिजिनल एंट्री का, जो अभी तक हम लोग समझे थे जर्नल, यानी कि जर्नल के अलावा भी और भी ऐसे बुक है, और भी ऐसे खाता है जहां पे ट्रांजैक्शंस को पहली बार रिकॉर्ड किया जाएगा। प्रश्न सबसे पहले उठता है कि तो भैया फिर हम लोग जर्नल में क्या कर रहे थे? हम लोग तो भैया 100-150 ट्रांजैक्शंस किए, जितना ट्रांजैक्शंस हो रहा था सबको हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे थे। तो फिर क्या कोई और कुछ ट्रांजैक्शन बच गया है क्या जो जर्नल में रिकॉर्ड नहीं हो करके कहीं और रिकॉर्ड हो रहा है? तो इसका आंसर है नहीं, कोई ट्रांजैक्शन नहीं बचा। हम लोगों ने सारे ट्रांजैक्शंस किए और सारे ट्रांजैक्शंस को हम लोगों ने जर्नल में ही पहली बार रिकॉर्ड किया। तो फिर अगर ऐसा है देन व्हाई, व्हाट इज द नीड कि हम लोग और भी बुक्स के बारे में पढ़े? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या है? अगर जनरल मीनिंग से चले, refers to the accounting book or a journal where all the transactions are initially, मतलब first time recorded. This book can also be called a first entry or a preliminary entry book बोल सकते हो। first entry, preliminary, जो भी बोल लो, या book of original entry भी बोल लो। Now, ये अगर तुम इमेज देखोगे तो यहां पे हम दिखाने की कोशिश किए हैं बिजनेस विथ डिफरेंट स्केल्स। ये छोटा बिजनेस है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, वो उससे बड़ा है। ये जो इमेज है ये वही दिखा रहा है, बिजनेस का साइज दिखा रहा है। अब छोटा बिजनेस हो, एक पनवारी का दुकान हो, या एक मल्टीनेशनल बिजनेस हो, रिकॉर्ड तो हर कोई रख रहा है। यहां से यहां तक रिकॉर्ड रखने वाले सबको ही है, राइट? अगर छोटा बिजनेस देखा जाए तो उसका वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कंपेयर टू इससे थोड़ा सा कम होगा। लो स्केल में कर रहा है, ज्यादा उतना कुछ नहीं है। बहुत छोटा पान का दुकान है तो उसमें हार्डली ही कुछ बहुत ट्रांजैक्शंस हो रहा होगा, परचेज सेल्स ज्यादा होते होंगे, और भी कुछ होंगे। कहने का मतलब यह है कि इमेजिन करो कि सारे ट्रांजैक्शंस को अगर जर्नल में ही रिकॉर्ड किया जाए, सारे ट्रांजैक्शन, जितने ट्रांजैक्शन हो रहा है सबसे पहली बार वो कहां पे रिकॉर्ड होगा? जर्नल में। तो शायद छोटा मोटा बिजनेस के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर हम जैसे जैसे बड़ा होते जाएंगे और जहां पे वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस बड़ा होते जाएगा, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा होते जाएंगे, तो एक प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम आएगा इसके ऊपर। ये वो व्यक्ति है जो जर्नल मेंटेन कर रहा है, वो बेचारा जर्नल का भार नहीं संभाल पाएगा। अगर तुम देखोगे तो मतलब आपका जर्नल इतना मोटा होने वाला है, क्योंकि आप डेली जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, आप सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को कहां पे रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास एक ही बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है और वो है जर्नल। तो ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। सो इट इज बट ऑब्वियस कि जर्नल पे भार भारी होगा, जर्नल में वजन हो जाएगा, और जर्नल बहुत ही मोटा होने वाला है। सो ये देखते हुए
ये जरूरत महसूस हुआ, ये नीड महसूस हुआ कि क्यों नहीं ऐसा कुछ उपाय किया जाए जहां इस जर्नल का थोड़ा सा भार को डिवाइड किया जाए और ये बेचारा जो इतना बोझ के मारे दबा हुआ है इसको भी थोड़ा सा रिलैक्स हो। एंड दैट इज व्हेन इट वाज थॉट कि अपार्ट फ्रॉम जर्नल देयर शुड बी more book of original entry. So that is why the concept came, books of original entry. So we need to understand the jarurat, the need of studying this chapter. We are not studying this chapter because ISC has prescribed or CBSE has prescribed. You need to understand, you are an accountant. You are keeping a record of a business transactions. Now you suppose, तुम सोचो एक छोटा मोटा बिजनेस है, दिन का 15-20 ट्रांजैक्शन हो रहा है, फाइन, ठीक है, 15-20 ट्रांजैक्शन का जर्नल मार लेंगे हम, 30-35 ट्रांजैक्शन मार लेंगे जर्नल एंट्री। बट जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होते जाता है, ट्रांजैक्शंस और होते जाते हैं, फ्रीक्वेंसीज बढ़ते जाते हैं, तो आपके लिए भी प्रॉब्लम होगा इतने सारा जर्नल को मेंटेन करना। सो देयरफॉर आप चाहेंगे कि कुछ ऐसा उपाय हो कि कुछ ट्रांजैक्शन जर्नल देख ले और बाकी का ट्रांजैक्शंस कुछ और बुक भी रखें। सो देयरफॉर क्वेश्चन उठता है फिर कि जर्नल के अलावा और कौन सा बुक रखें, और वो कौन कौन सा बुक होगा, और उस बुक का क्या काम होगा, उसमें हम लोग क्या ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि अभी तक हम लोग देखे थे सुई से लेकर के पहाड़ तक जो भी ट्रांजैक्शन हुआ था सब जर्नल में रिकॉर्ड हो रहा था। अगर एक नीडल भी खरीदे थे तो जर्नल में रिकॉर्ड किए थे, एक एरोप्लेन भी खरीदे तो कहां पे रिकॉर्ड कर रहे थे, पहली बार जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे थे। बट अब अगर हम ये सोच रहे हैं कि नहीं, थोड़ा जर्नल का डिवीजन होना चाहिए, तो फिर ये क्वेश्चन उठता है कि और कौन कौन से बुक होना चाहिए और कौन से ट्रांजैक्शंस को हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करके दूसरे बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर हो रहा है? अब इसका लिए कैसे हो जाएगा, यहां हम एक तुम लोगों को पाई चार्ट बना करके दिखा रहे हैं। क्या है बेसिकली, कुछ नहीं है ज्यादा, एक चीज हम क्लियर करने मांग रहे थे कि तुम अगर किसी भी बिजनेस का ट्रांजैक्शंस को ऑब्जर्व करोगे बैठ करके, कुछ नहीं, 1 घंटा खरी किसी गुमटी का पनवाड़ी दुकान के बाहर बैठ जाओ और उसका खरी बिजनेस का ट्रांजैक्शंस को ऑब्जर्व करो, तो तुम देखोगे ज्यादातर बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है वो है परचेज और सेल्स। ये मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ, परचेज और सेल्स का फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा। एक बिजनेस अपना स्टाफ को सैलरी हर दिन पे करता है क्या? महीना में एक बार सैलरी पे होगा, रेंट एक बार, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक बार। तुम देखो सबका फ्रीक्वेंसीज कम है। डेटर से हर दिन तो पैसा नहीं मिलेगा, क्रेडिटर को हर दिन तो पेमेंट नहीं करेंगे। बट एक सेल्स और परचेज अगर तुम देखोगे, सेल्स ना, परचेज भी हर दिन नहीं होता है, लेकिन फिर भी परचेज का भी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन सेल्स तो हम हमेशा चाहेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो, एवरीडे हो, और सेल्स तो होगा। सो देयरफॉर ये देखा गया कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो ट्रांजैक्शन जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो है परचेज और सेल्स का। अब अगर परचेज और सेल्स हो रहा है तो फिर परचेज रिटर्न भी होगा, और अगर परचेज रिटर्न होता है तो फिर सेल्स रिटर्न भी तो होगा ही होगा। तो यानी कि ये देखा गया कि बिजनेस में ज्यादातर जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो इन चारों से रिलेटेड है, परचेज, सेल्स, PR मतलब परचेज रिटर्न, एंड नंबर 4 SR मतलब सेल्स रिटर्न, इनसे रिलेटेड है। सो देयरफॉर अब क्लैरिटी आ गया मेरे को कि अगर हमको जर्नल का भार कम करना है, डिवाइड करना है, तो उसमें से क्या क्या हटा दो, परचेज रिलेटेड एंट्री हटाओ, सेल्स रिलेटेड एंट्री हटाओ, राइट, परचेज रिटर्न रिलेटेड एंट्री हटाओ और सेल्स रिटर्न रिलेटेड। समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ में आ रहा है? यानी कि
जर्नल के अलावा जो और बाकी जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बनने वाले हैं वो होगा परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक या रिटर्न आउटवर्ड बोलो, और सेल्स रिटर्न बुक। तो 4 बुक पता चल गया है कि जो जर्नल के अलावा होगा, यानी कि इनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस वो जर्नल में एंट्री नहीं होकर के इन सब बुक्स में एंट्री होगा। तो ऑटोमेटिकली जर्नल का भार थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अकाउंटेंट भी थोड़ा सा भैया सांस लेगा, बोलेगा हाँ ठीक है, हालांकि काम उसी का है वो करना, बट जर्नल में क्या होगा कि इतना वॉल्यूम नहीं होगा। तो एक को ट्रांजैक्शन ढूंढने में कितना समय लग जाएगा, सेग्रीगेट हो गया, काम डिवाइड हुआ। क्लियर है? अब इसके अलावा एक और बुक हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, अगर वो कर लिए ना तो जर्नल पे भार और कम हो जाएगा। देखिए, हम लोग जानते हैं कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होता है, जो भी खरीद और बिक्री होता है, वो 2 ही प्रकार के होंगे, 2 ही बेसिस में होंगे। या तो वो कैश बेसिस होगा या तो वो क्या बेसिस होगा, क्रेडिट बेसिस होगा। अग्री करते हैं? या तो नगद या तो उधार, यही तो 2 तरीका है ट्रांजैक्शंस करने का। अब अगर देखा जाए कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस बहुत है और क्रेडिट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस भी बहुत है। तो अगर हम लोग कुछ ऐसा करें कि कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को अलग कर दे, तो जितना भी ट्रांजैक्शन जिसके चलते पैसा आया या पैसा गया, उसका ट्रांजैक्शन क्या करो अलग, तो फिर जर्नल में भार क्या हो गया, कम हो गया। तो 5 नंबर जो एक और बुक बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, कैश बुक। सो कैश बुक हो गया तुम्हारा वो सारे ट्रांजैक्शन जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो रिकॉर्ड हो गए जिसके चलते या तो पैसा आ रहा है या तो जा रहा है। क्लियर है? मेरा बात समझ में आ रहा है? सो तुम देखो, जरूरत के हिसाब से हम अपना बुक्स बना रहे हैं, और अभी तक कितना बुक्स खड़ा हो गया, 5। छठा जो कहीं ना जाए, जिसका कोई नहीं, उसका ऊपर वाला, और वो कौन है, जर्नल। सो 6 बुक का ओरिजिनल तो मिल गया। और हम लोग जब अपना अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट किए थे तो हम लोग किससे स्टार्ट किए थे, जर्नल से शुरू किए थे। आज हम लोग को यह पता चल रहा है कि जर्नल के अलावा भी तो इतने सारे बुक्स बनाया जा सकता है। और ये बता दे आपको, ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस को इतना बुक रखना पड़ेगा। ये पूरी डिपेंड करता है उस बिजनेस का नेचर के ऊपर में। फॉर एग्जाम्पल, जॉर्ज एकेडमी डज नॉट नीड्स टू मेंटेन परचेज डे बुक. I do not need to maintain sales day book. I do not need to make purchase return or sales return. Do I need to? Because I am not selling any product. I get my point. But I will definitely make a cash book, because this will give me a very clear picture about how much cash has come in for a particular period and कितना cash business से बाहर गया है. तो ये मेरे लिए काम का चीज है भैया. तो ये कभी मत समझना कि आप जो ये सीख रहे हैं हर बिजनेस को वही चीज करना है. नहीं, ये पूरी डिपेंड करता है कि बिजनेस का साइज क्या है, बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस का स्केल ऑफ ऑपरेशंस क्या है, बिजनेस की वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या है. एज पर बिजनेस का नीड, उनके जरूरत के हिसाब से आपको जो बुक्स जितना मेंटेन करना है आप करिए. कोई प्रॉब्लम समझ में आया? सो इसका मतलब एक चीज क्लियर हो रहा है कि जो परचेज बुक है और सेल्स बुक है, इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करेंगे. क्यों नहीं कैश परचेज और कैश सेल्स? क्योंकि कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं. वेरी गुड. क्योंकि क्या मेंटेन कर रहे हैं? तो जो नगद में सामान बेच रहे हैं और नगद में सामान खरीद रहे हैं, वो तो कहां चला गया? तो बचा क्या? उधार में सामान खरीदना और उधार में सामान बेचना. तो ऑटोमेटिकली परचेज बुक और सेल्स बुक का वो क्या काम है? परचेज बुक वो बुक हो गया जो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करता है. माइंड इट, आई एम सेइंग द वर्ड गुड्स. बिजनेस में कुछ भी उधार में खरीदेंगे आप उसको यहां रिकॉर्ड नहीं करिएगा, क्योंकि परचेज शब्द सिर्फ किसके लिए यूज होता है? परचेज शब्द गुड्स के लिए यूज होता है. और गुड्स क्या होता है? गुड्स वो है, वो चीज है, वो कमोडिटी है जिसे हम खरीदते हैं वापस बेचने के लिए. इन शॉर्ट, जिस चीज का मेरा बिजनेस है, जिस चीज का मेरा धंधा है. तो अगर मेरा कपड़ा का दुकान है
राइट। तो कपड़ा मेरे लिए गुड्स होगा, क्योंकि दुकान में कपड़ा खरीदते हैं वापस उस कपड़ा को बेचने के लिए, और जब वो कपड़ा खरीदेंगे, मतलब वो गुड्स खरीदेंगे, उधार में खरीदेंगे, तो ही कहां पे रिकॉर्ड होगा? परचेस डे बुक पे रिकॉर्ड होगा। और अगर उसको हम लोग कैश में खरीद रहे हैं तो वो कहां पे चला जाएगा? कैश बुक में। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो हम लोग पहला 4 के बारे में फोकस करेंगे आने वाला 1-2 क्लास में। जब ये 4 खत्म हो जाएगा तब हम लोग एक नया चैप्टर पकड़ेंगे, कैश बुक। तब उसमें हम लोग कैश बुक के बारे में समझेंगे। क्लियर हो गया? क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, ये चीज क्लियर हुआ? आगे बढ़े तो सेल्स बुक में भी क्या रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होगा। कैश सेल्स क्यों नहीं? क्योंकि कैश बुक है। सो क्रेडिट सेल्स ऑफ क्रेडिट सेल्स, सेल्स किस चीज का? क्रेडिट सेल्स, गुड्स का। अगर बिजनेस में मेरा एक पुराना एसी था और उस एसी को बेच दिए मृणांक उधार में, तो वो मत रिकॉर्ड करना सेल्स डे बुक में। क्यों? क्योंकि तेरा एसी का बिजनेस नहीं है, तुम्हारा पुराना एसी बेचने का काम नहीं है, तो तुम उस वहां पे सेल्स वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तुम्हारा जिस चीज का धंधा है, तुम्हारा अगर पानी का बोतल का धंधा है, तुम्हारा अगर मोबाइल का धंधा है, तो मोबाइल तेरे लिए गुड्स हुआ। जब तुम मोबाइल बेचेगा उधार में तब तुम रिकॉर्ड करेगा सेल्स डे बुक में, और जब मोबाइल खरीदेगा उधार में तो ही तू रिकॉर्ड करेगा कहां पे? परचेस बुक में। क्लियर एकदम? और अब परचेस रिटर्न सेल्स रिटर्न समझाने का जरूरत है नहीं। जो भी माल वापस आया, जो हमने बेचा था वो वापस आया। सेल्स रिटर्न जो हमने खरीदा था, अगर उसको हम लोग वापस किए तो कहां पे चला जाएगा? परचेस रिटर्न। बट इतना याद रखना, गुड्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुड्स होना चाहिए। जिस चीज का तेरा धंधा है, दूसरा कुछ एसेट को खरीद रहे बेच रहे, तो यहां पे रिकॉर्ड कहां चला जाएगा? जर्नल। उसके लिए जर्नल है। आगे बढ़े, लॉजिक समझ में आ गया? गुड। अब ये है हमारा फॉर्मेट। अब इतना लाइन देख करके डरो मत, कोई घबराने का जरूरत नहीं है। ये लाइन इतना सारा जो बना है कुछ नहीं, जो हम लोग जैसे जर्नल में रिकॉर्ड करते थे ना, उसी का हिसाब से हमने यहाँ पे उतना सारा कॉलम्स बनाया है। अकाउंट्स में लाइन भी जो बनता है ना, उसका भी पीछे में लॉजिक है। जो फॉर्मेट में कितने सारे कॉलम्स होगा उसका भी पीछे में लॉजिक होता है, उसका भी नीड के हिसाब से होता है, कुछ ऐसे नहीं होता है। चलो हम तुमको एक छोटा सा एंट्री करके समझाते हैं कि हम क्या बोलने मांग रहे, और उसके बाद हम तुमको यहाँ पे फॉर्मेट समझाएंगे कि ये फॉर्मेट में इतना कैसे आया। ठीक है? अब मान लेते हैं एक ट्रांजैक्शन लेते हैं, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम मोहन एंड को एट 20,000, और CGST लगा इसमें 5% और SGST इसमें लगा 5%। तुम लोग GST का ट्रांजेक्शन किया है? नहीं किया है? ठीक है, तुम लोग करवा देंगे। याद होगा GST 2 प्रकार के होंगे, कि इनपुट और एक आउटपुट। व्हाट इज इनपुट? सामान खरीदते वक्त जो हम GST पे करते हैं वो मेरा इनपुट GST है, और सामान बेचते समय जो हम GST कलेक्ट करते हैं कस्टमर से, वो मेरे लिए क्या हो जाता है? आउटपुट। जो आउटपुट GST होता है वो मेरे लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि GST का पैसा मेरा नहीं हो, किसका है? सरकार का है। सरकार को वो क्या करना पड़ता है? देना पड़ता है। और जो इनपुट GST मेरे लिए क्या है? एसेट है, क्योंकि हम जो GST पे किए हैं उसका बेनिफिट हमको मिलेगा। ये समझाए थे कैसे मिलेगा, तुम लोग बता देंगे। ठीक है? अब इसका एंट्री देखते हैं। सो गुड्स खरीदे तो मेरा जर्नल एंट्री होगा परचेस, अकाउंट डेबिट। परचेस कितना का दिखाएंगे हम? 20,000 का दिखाएंगे, क्योंकि गुड्स का वैल्यू कितना का है? 20,000 का है। लेकिन बेटा मोहन एंड कंपनी से सामान खरीदे, कैश वर्ड मेंशन नहीं है, लेकिन पार्टी का नाम दिया हुआ है। इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है। इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है। सो देयरफॉर मोहन मेरे लिए क्या बन गया? लायबिलिटी, और लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट। और ऐसे भी सोच सकता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मोहन तो पर्सनल अकाउंट है, मोहन हमको सामान दे रहा है। अब मोहन में कितना जोड़ेंगे?
5% 20,000, 5% 20,000, मतलब तुरंत 10% हो गया। मोहन को हमको देना पड़ेगा 22,000 रुपया। कितना देना पड़ेगा? क्यों 22,000 रुपया? 20,000 रुपया तो उसका सामान का और प्लस 1,000 रुपया उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स सीजीएसटी, और एक स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, सो वो जो हम टैक्स पे करेंगे वो मेरा हो जाएगा इनपुट सीजीएसटी और एक हो जाएगा इनपुट एसजीएसटी। अकाउंट डेबिट 1,000 और 1,000। कोई प्रॉब्लम है? समझ में आया? अब तुम दिमाग लगाओ, यहां जर्नल में तुमको कितने सारे आइटम्स मिले? 4। तो मेरे भाई 4 कॉलम तो बनेगा ही बनेगा। अगर जर्नल में ये सब चीज को दिखाया जा रहा है, जब तुम जर्नल एंट्री पास करते थे तो ये कहा जर्नल से अलग है, ये भी तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। तो जो चीज तुम यहां रिकॉर्ड कर रहे थे जर्नल में करते वक्त, वही चीज वही सारे आइटम्स तो यहां पर भी होना चाहिए। होना चाहिए कि हम बोल रहे तो मत मानो, तुम लोग अपना दिमाग लगाओ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सिंपल। सो पहला कॉलम डेट, ये तो होगा ही भाई, क्योंकि बिना डेट हम लोग अकाउंटिंग सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं, डेट वाइज करते हैं। तो पहला कॉलम हो गया डेट का। सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स, या तो नेम ऑफ द सप्लायर, नेम ऑफ द क्रेडिटर, क्योंकि मोहन मेरे लिए कौन है? क्रेडिटर। अभी हम यह परचेस डे बुक बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम? परचेस बुक का फॉर्मेट दे रहे हैं। तो परचेस बुक में क्रेडिट परचेस रिकॉर्ड होता है। तो जिससे मैंने उधार में सामान खरीदा है वो मेरे लिए क्या है? क्रेडिटर है। तो यहां पे आप या तो पर्टिकुलर लिखे या तो जनरली सही होता है कि आप लिखेंगे नेम ऑफ क्रेडिटर या नेम ऑफ सप्लायर। सप्लायर क्यों बोल रहे हैं हम लोग शब्द सप्लायर, क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं? क्योंकि वो मेरे को गुड्स सप्लाई किया, सिंपल। सो हम यहां पे लिखेंगे नेम ऑफ सप्लायर। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब इनपुट और इनपुट सीजीएसटी और एसडीएसटी, इसका कॉलम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? और ये अगर इंटर स्टेट हो रहा, इंट्रा स्टेट हो रहा है तो सीजीएसटी एसजीएसटी, और अगर इंट्रा वेस्ट बंगाल में सामान खरीद कर राजस्थान में बेचे, 2 स्टेट इन्वॉल्व हो जाता है तो यहां पे क्या हो जाता है? आईजीएसटी हो जाता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। यानी कि आपको तो प्रोविजन, इंतजाम, 3 कॉलम को तो मिनिमम 3 जीएसटी का भी इंतजाम करके रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? पक्का? तो आप 3 कॉलम उधर चला जाएगा। अच्छा, अब मोहन का हो गया और ये एक ठो किसका है? परचेज का। अब देखिए कैसे होगा। तो डेट हो गया, नेम ऑफ द सप्लायर हो गया। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेजर फोलियो। क्या लिखेंगे? क्यों लेजर फोलियो लिखेंगे यहाँ पे? क्योंकि यहाँ से लेजर, जैसे जर्नल से तुम लेजर में पोस्टिंग करते थे, उसी तरह यहाँ से भी लेजर में पोस्टिंग होगा। ठीक, यहाँ पे लिखोगे इनवॉइस नंबर। क्या लिखोगे? आप देखो यहां पे कोई इनवॉइस नंबर नहीं होता था, क्योंकि इनवॉइस क्या होता है? इनवॉइस कुछ नहीं बल्कि इनवॉइस एक डॉक्यूमेंट है। क्या है? इनवॉइस एक डॉक्यूमेंट है। देखो क्या होता है, जब तुम मोहन से सामान खरीदे उधार में, तो क्या मोहन तुमको सिर्फ गुड्स भेज देगा कि उस गुड्स के साथ साथ तुमको एक डॉक्यूमेंट देगा, उसमें लिखा रहेगा कि कितना सामान है, कितना पैसा लगेगा, कब पैसा देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरा डिस्क्रिप्शन, दैट इज कॉल्ड इनवॉइस। व्हाट इज कॉल्ड? तो इनवॉइस का एक नंबर होता है। क्या होता है? तो यहां पे उसका कॉलम बना ली इनवॉइस नंबर, ताकि हमको पता रहे कि जो फलाना माल आया वो कौन सा इनवॉइस नंबर का था, अगर हमको कभी उसको रेफर करना पड़े तो। ठीक है। सो इनवॉइस नंबर एक बन जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग इनवॉइस नंबर बना ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, इनवॉइस तक पेपर है, उसका तो अकाउंट कुछ नहीं है वो, तो इसलिए इनवॉइस नंबर यहाँ पे रहेगा। कोई प्रॉब्लम है? सो डेट हो गया, नेम ऑफ द सप्लायर हो गया, लेजर फोलियो हो गया और इनवॉइस नंबर हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो होता है डिटेल्स कॉलम। अब तुम बोलोगे भैया डिटेल्स कॉलम क्या है? तो डिटेल्स कॉलम कुछ नहीं है, यहां पे तुम अमाउंट लिखते हो।
क्योंकि कभी कभी हम लोग देखें, हम लोग सामान खरीदते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है कि नहीं होता है। से सपोज अगर ये मोहन जो है ये हमको 20,000 पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो हमको तो दिखाना ना पड़ेगा, तो जो कैलकुलेशन है वो कहाँ पे करेंगे, डिटेल्स कॉलम में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखेंगे 20,000 माइनस 2,000 कितना हो गया 18, समझ में आ रहा है। सो वो जो कैलकुलेशन जो है वो डिटेल कॉलम में आता है, और कैलकुलेशन करने के बाद ये 18,000 रुपया तुम लिखोगे यहाँ पे परचेज कॉलम में, ये तुम्हारा नेट परचेज निकला। ये कॉलम तुमको बताएगा कि तुमने कितना रुपया का सामान खरीदा था। अब इसके साथ जोड़ दो इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST, और ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल। मतलब 18,000 परचेस, मान लो 500 CGST, 500 SGST। अगर CGST SGST लगा तो IGST नहीं लगेगा, तो 18 और 500 500 टोटल कितना हो गया 19। इस हिसाब से इसको दिखाना है। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। एक बार जल्दी से इसको फिर से हम लोग देख लेते, देख ले इसको एक बार फिर से। हाँ, सो पहला कॉलम किसका बना, सो पहला कॉलम डेट, नेम ऑफ द सप्लायर, लेजर फोलियो, इनवॉइस, डिटेल्स, कैलकुलेशन का कॉलम है मेरा, परचेज, उसके बाद जीएसटी, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST, और ये हो गया आपका टोटल। ठीक है। अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन द डेटा विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये कॉलम बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट GST, विल यू मेक द कॉलम ऑफ GST? क्यों करेंगे बना करके? तो उससे टोटल ही ना करेंगे जब GST नहीं है। अगर GST नहीं तो ये परचेस के बाद टोटल लिख देगा, तो ये वाला 1 2 3 कॉलम उड़ गया। कुछ याद ही नहीं करना है ना अकाउंट्स में, हम लोग क्या सीखे, कुछ याद नहीं कर सकते हम लोग, सब तो समझना है, कॉन्सेप्ट है, राइट। अगर तुमने देख लिया कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है स्टेट के भीतर ही हुआ है, तो फिर IGST उड़ेगा। IGST का काम तभी आता है जब दो स्टेट्स अलग अलग इन्वॉल्व होते हैं। सारा ट्रांजैक्शन वेस्ट बंगाल के अंदर ही हुआ, तो फिर CGST और SGST लगा, IGST लगेगा ही नहीं। लेकिन जहां तुम देखा झारखंड इन्वॉल्व हो गया, धनबाद इन्वॉल्व हो गया, तो फिर IGST लगेगा, तब कॉलम बनाओ। अच्छा, कभी कभी ये भी होता है कि हम जो माल उससे खरीदे, मोहन कहा कि वो सामान तो मेरा घर तक पहुंचाया, बट उसका भाड़ा भी हमसे ले लिया, तो फिर एक तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कैरेज का लगा देना पड़ेगा। अगर वो पैसा कैरेज का पैसा हमसे ले रहा है, तो फिर तो कॉलम किसका लगेगा, कैरेज का लगेगा, क्योंकि जब टोटल अमाउंट आएगा तो कैरेज अमाउंट जोड़ करके आएगा। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मेट, but there can be an addition and subtraction of 1 or 2 columns depending upon the data which is given in the question. Is it clear? Now ये हो गया तेरा परचेज डे बुक बच्चा। अब सेल्स डे बुक, डेट सेम चीज होगा कि नहीं होगा? सेम चीज होगा, सिर्फ जहां नेम ऑफ द सप्लायर था वहां पे नेम ऑफ द क्या हो जाएगा, कस्टमर, राइट। सो यहां पे आपका डेट जैसे था वैसे रहेगा। अभी सेल्स डे बुक बन रहा है, क्या बन रहा है, सेल्स डे बुक। अच्छा, सेल्स डे बुक में, परचेस डे बुक में नेम ऑफ द क्या लिखते थे, सप्लायर। यहां पे क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द कंज्यूमर, ये कस्टमर, उसका नाम लिखेंगे ना, कस्टमर का नाम लिखेंगे। सो नेम ऑफ कस्टमर या डेटर, यहां पर भी आपका बनेगा लेजर फोलियो, यहां पर भी आपका बनेगा
इनवॉइस तक ही, यहां पर भी इनवॉइस होता है। जैसे आप जब सामान खरीदते तो इनवॉइस मिला था, आप जब बेचेंगे तो आपको इनवॉइस देना है। डिटेल्स, और यहां पे क्या आ जाएगा? सेल्स। जो परचेस था यहां पे क्या हो गया? सेल्स हो गया। और उसके बाद वहां पे इनपुट था तो यहां पे क्या हो जाएगा? आउटपुट। यहां पर भी क्या हो जाएगा? आउटपुट। यहां पर भी क्या हो जाएगा? अच्छा, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST, और लास्ट में क्या हो जाएगा? टोटल। So see the format of purchase day book and sales day book. Do you need to learn it? No sir. Remember the journal ना? जो जर्नल में जो जो अपना आइटम्स है उतना तो ले, उतना कॉलम बनेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डेट इज देयर एंड द इनवॉइस नंबर इज देयर। व्हाट एल्स? GST विल बी देयर, डेट का कॉलम हैज टू बी देयर। खरी एक तो क्या याद रखना पड़ेगा तेरे को? इनवॉइस, और एक कैलकुलेशन करने का कॉलम डिटेल्स। सो व्हेन वी प्रैक्टिस इट विल कम टू आवर सिस्टम, डोंट वरी। क्लियर है? सो व्हाट आई सजेस्ट, नाउ यू गोना कॉपी द फॉर्मेट ऑफ परचेज डे बुक एंड सेल। सो आप लोग बनाओगे इसे देख करके, आप लोग पहले से अपने से परचेज डे बुक का फॉर्मेट बनाओ और उसके बाद फिर सेल्स डे बुक का फॉर्मेट बनाओ। ठीक है? पहले थोड़ा सा जगह छोड़ दो, हम लोग थ्योरी लिखेंगे पहले। ओके, सो विल जस्ट टेक वन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर कॉन्सेप्ट समझने के लिए। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टू सेल्स बुक ऑफ मल्होत्रा क्लोथ स्टोर हाउस, Lucknow, assuming CGST at the rate of 2.5% and SGST at the rate of 2.5% and post into the ledger। आपको यहाँ से लेजर भी बनाने बोला गया है। Sold goods to Shankarlal of Kanpur on credit for 1,50,000 at 12% ट्रेड डिस्काउंट। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं 12% ट्रेड डिस्काउंट है, इसका कोई अलग से कॉलम नहीं बनेगा क्योंकि यही डिस्काउंट को जो हम लोग डिडक्ट करेंगे वो डिटेल्स के कॉलम में दिखाया जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट को सेपरेटली, इफ यू रिमेंबर इन द जर्नल में भी हम लोग कभी भी ट्रेड डिस्काउंट को अलग से रिकॉर्ड नहीं करते थे। तो जब जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते थे तो ये भी तो जर्नल ही है। कैसे ट्रेड डिस्काउंट को तुम अलग से महत्व दे ही नहीं सकता। नंबर 2, अरुण बिरला पटना परचेज गुड्स फ्रॉम अस 85,000 क्रेडिट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू हरिराम फॉर 50,000 एंड सोल्ड गुड्स टू नवदीप ऑफ न्यू दिल्ली ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट 10%। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बेटा हम लोग मल्होत्रा क्लोथ स्टोर है, वी आर मल्होत्रा, और हम लोग कहाँ के हैं? लखनऊ, हम लोग यूपी के हैं। सो एनी ट्रांजैक्शन हैपनिंग बियॉन्ड यूपी दैट विल अट्रैक्ट IGST। एंड इफ यू रिमेंबर, अगर इफ यू सी नाइसली, यहाँ पे CGST रेस GST दिया है बट IGST का परसेंटेज नहीं दिया है। देन हाउ वी विल कैलकुलेट द IGST का परसेंटेज? इंटीग्रेटेड है, C प्लस S, सेंट्रल प्लस स्टेट, 2.5 प्लस 2.5 कर देंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा? IGST 5% हो जाएगा। तो आप लोगों ने सबने ये क्वेश्चन को कॉपी कर लिया है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको हेल्प करना पड़ेगा मेरे को कि क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, उस हिसाब से आप मेरे को हेल्प करिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे अलग से बनाएंगे, लेजर भी बनाना है। चलिए, तो मेरा जो सबसे पहला कॉलम होगा वो होगा, अच्छा ये पहले लिखना पड़ेगा मल्होत्रा एंड कंपनी, मल्होत्रा क्लोथ स्टोर जिसका बना रहे हो, जिसका बुक्स में, उसका नीचे में लिखना पड़ेगा सेल्स डे बुक। डे बुक, सेल्स डे बुक इसलिए बोलते हैं क्योंकि डे टू डे सेल्स का ट्रांजैक्शन वहां पे रिकॉर्ड होता है। सो ये हो गया आपका डेट का कॉलम। उसके बाद आप यहां पे लिखोगे नेम ऑफ, क्या था? कस्टमर या कंज्यूमर। उसके बाद आपका था यहाँ पे लेजर फोलियो। उसके बाद है आपका इनवॉइस नंबर। उसके बाद है आपका डिटेल्स, ठीक है? हाँ, उसके बाद सेल्स का कॉलम आएगा। उसके बाद आउटपुट CGST, फिर आउटपुट SGST, फिर आउटपुट
IGST और यहां पे फिर हो जाएगा टोटल। तो ये कॉलम्स आपको बनाने थे, आपने बनाए हैं ये सारे कॉलम्स, ठीक है। चलिए अब आप लोग ध्यान रखें, सबसे पहले सेल्स डे बुक बन रहा है और यहां पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट सेल्स, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स का यहां पे जरूरत, यहां पे उसका जगह नहीं होगा। और क्रेडिट सेल्स माने क्रेडिट सेल्स ऑफ व्हाट, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। अगर हम लोग उधार में गुड्स छोड़ करके कुछ और बेचा, अब ध्यान दीजिए मल्होत्रा क्लोथ स्टोर है, मल्होत्रा क्या है, क्लोथ स्टोर है, इसका मतलब कपड़ा का दुकान है। तो कपड़ा इसके लिए क्या हो गया, ये आपको एकदम पहले ही समझ लेना है पढ़ के। तो यानी कि कपड़ा बेचेगा तो ही सेल्स बोलना, कपड़ा के अलावा कुछ और बेचा तो सेल्स नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग, आप हमको हेल्प करिए, पहला ट्रांजैक्शन पढ़िए जो आप लोग ने ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ है। पहला ट्रांजैक्शन आपका क्या है, पहला ट्रांजैक्शन, हाँ, sold goods to Shankar Lal of Kanpur on credit for 1,50,000 at 12% discount. So January 6, डेट का कॉलम में डेट लिखा, नेम ऑफ द कस्टमर में क्या लिखा, शंकर लाल, ठीक है। अब यहाँ पे डिटेल्स भी लिख रहे, शंकर लाल से क्या क्या खरीदे हम लोग, कुछ आइटम्स का नाम दिया है, कब खरीद, क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू शंकर लाल, ठीक है। अच्छा, इनवॉइस नंबर दिया है, नहीं दिया तो छोड़ दो उसको। कितना रुपया का गुड्स बेचे शंकर लाल को हम लोग, 1 लाख। सो यहाँ पे डिटेल्स में लिखेंगे 1 लाख और इस, अच्छा 1,50,000, 1.5 लाख, ओके। और इससे हम लोग लेस करेंगे टीडी, ट्रेड डिस्काउंट, कितना, 12%। 15 लाख का 12% कितना होता है, 18,000 हो गया। अब इससे माइनस करेंगे हम लोग, कितना आएगा, 1,32,000। क्लियर है, समझ में आया। अब इस पे क्या लगेगा तुम्हारा, इस 1,32,000 पे क्या लगेगा, CGST। अच्छा, ये शंकर लाल कहाँ का है, कानपुर कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में ही है। तो यानी कि यहाँ पे CGST SGST लग रहा है, IGST यहाँ पे नहीं आएगा। अब यहाँ पे आएगा तुम्हारा CGST। तो CGST कितना रेट में था, 2.5% और SGST कितना रेट में था, 2.5%। 1,32,000, जल्दी करो, 1,32,000 का 2.5% कितना आ रहा है, 1,30,000। जिसका कैलकुलेटर IC वालों को कैलकुलेटर लेकर आना है ना। 1,32,000 का 2.5%, 3,300। सो 3,300, 3,300 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, 3,300, क्योंकि इधर भी 3,300 ही होगा। इसको अब ऐड कर देंगे हम लोग, ठीक है। सो 6,600 ऐड हो जाएगा, तो 1,38,600 यहां पे आपका लाइन ड्रॉ हो गया। अब ये तुम्हारा पूरा डिटेल्स का कॉलम था, समझ में आ रहा है। यहां पे आपने पूरा कैलकुलेशन दिखाया कि आपका 1.5 लाख का सामान था, उस पे 18,000 का टीडी मिला, 1,32,000 आया, उस पे 2.5% का CGST जोड़े, 2.5% का SGST जोड़े, 3,300, 3,300 और ये हुआ। अब इसका सेग्रीगेशन तुमको सबका अलग अलग कॉलम में क्या करना है, डालते चलना है, ठीक है। सो इसमें से सेल्स में कौन सा अमाउंट जाएगा बताओ, 1,32,000। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो फिगर आता है वो मेरा सेल्स का फिगर है। हम ये नहीं बोलेंगे कि मैंने 1,50,000 का सेल्स किया, क्योंकि उसमें हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया। यू नो व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट, ठीक। सो सेल्स यहां पे कितना आ जाएगा, 1,32,000 लिखोगे सेल्स में। CGST में कितना, आउटपुट CGST में लिखोगे 3,300, यहाँ पर भी 3,300, IGST में डैश और यहाँ पे आ जाएगा 1,38,600। हो गया, समझ में आया। सो ये वाला कॉलम का फंक्शन समझ में आ गया। यहाँ पे हम लोग क्या किया, कैलकुलेशन, उसके बाद हम लोग हर कॉलम में उसका अमाउंट बैठा दिए। Jan 6 के बाद क्या है, Jan 12। क्या हुआ Jan 12 को, Arun Birla of Patna purchased goods for
फ्रॉम अस। अरुण बिरला ऑफ पटना परचेज गुड्स फ्रॉम अस, हम लोगों से गुड्स खरीदा, यानी कि हम लोग उसको क्या किए हैं, सेल्स किए। मत बोलना भैया तो परचेज का है, नहीं बेटा, अरुण बिरला करता, हम नहीं खरीदे, हम लोग तो बेचे हैं सामान अरुण बिरला को, ठीक है। सो नेम ऑफ द कस्टमर में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अरलू बोल रहे हैं हम, अरुण बिरला कितना, 85,000। कुछ स्पेसिफिक बताया कि क्या सामान था, पैंट था, शर्ट था, सब कुछ नहीं बताया। कभी कभी डिटेल्स देगा, 100 पीसेस ऑफ शर्ट्स, 20 पीसेस ऑफ पैंट्स, ट्राउजर्स, तो उस तरह से तुमको फिर लिखना पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं बोला है। एनीवेज, तो कितना का सामान था, 85,000। ट्रेड डिस्काउंट कुछ नहीं, तो डायरेक्ट फिर जीएसटी जोड़ेंगे, CGST @2.5, क्या है, ओ पटना है, तब तो फिर आई लग जाएगा, वेरी गुड। IGST 2.5%, और ये कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 5 क्यों लिया, 2.5 प्लस 2.5 CGST HST को ऐड कर दिया। सो 85,000 का 5% कितना आ रहा है, 4,250 रुपया, तो ये हो जाता है 89,250 रुपीज। अब इसका देखो डिटेल्स करेंगे, सॉरी इसका सेग्रीगेशन करेंगे। सेल्स में कितना डालेंगे, 85,000 डालेंगे। सेल्स 85 का हुआ, हम थोड़ी ना बोलेंगे सेल्स में 89,250 का हुआ, अरे उसमें तो 4,250 तो सरकार का है। सेल्स का कितना है, 85,000 सेल्स, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST नहीं है, IGST में डालेंगे 4,250, और यहाँ पे टोटल में डाल देंगे 89,250। हो गया, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट Jan 27। Jan 16 में कैश लिखा हुआ है। अच्छा पढ़ो तो उसको रोशन। Sold goods for cash to Hariram for 50,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मतलब नगद में। तो भैया अगर नगद में बेचे हैं तो क्या यहाँ पे आएगा, यहाँ पे तो क्या आता है, क्रेडिट सेल्स आता है। नगद वाला तो कहाँ पे चला जाएगा, कैश बुक में, तो यहाँ उसका एंट्री नहीं होगा। नेक्स्ट क्या था, Jan 27। Jan 27 क्या हुआ, Jan 27 को, नहीं हुआ क्या, किसको बेचे, क्या किए तो बताओ पहले। डायरेक्ट टैक्स लगा रहा है। नवदीप कहाँ का रहने वाला, नवदीप भाई दिल्ली का है भाई, तो यूपी और दिल्ली अलग हो गया, तो IGST लगेगा। तो यहाँ पे नवदीप भाई का नाम लिख देते हैं हम लोग, नवदीप। कितना रुपया का, 2 लाख। ट्रेड डिस्काउंट भी है, सो लेस TD @ कितना हो जाएगा, 20,000। ये माइनस करके बाद जो फिगर आया, ये आपका फिगर सेल्स का है, ये फिगर आपका सेल्स, इसके साथ आपका ऐड होगा IGST @ 5%, 9,000। टोटल कितना हो गया, 1,89,000। कोई प्रॉब्लम है, आप सेल्स में कितना लिखेंगे, 1,80,000, और यहाँ पे कितना लिखेंगे 9, और यहाँ पे कितना लिखेंगे 1,89,000, और है खत्म, क्लियर, कोई प्रॉब्लम, अच्छा समझ में आया। अब यहां से आपको बोला, क्या बोला मृणांक, पोस्ट इट इनटू लेजर। हम लोग जर्नल से लेजर बनाते थे, Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अभी भी अब हम लोग इस बुक से लेजर बनाएंगे, बुक का वर्जन एंट्री, सेल्स बुक से लेजर बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको ये सोचना पड़ेगा कि लेजर क्या था बच्चों, लेजर था ईच अकाउंट, सेपरेट अकाउंट फॉर ईच अकाउंट, हर अकाउंट का एक अलग अकाउंट। फिर से बोलो, हर अकाउंट का एक अलग अकाउंट, यही था हमारा लेजर। Yes, sir. यही था हमारा लेजर। अब यहाँ पे सोचो कि कितना अकाउंट बनेगा, किसका किसका अकाउंट बनेगा। चलो पहला कॉलम शुरू करो, शंकर, अरुण बिरला, नवदीप, तीनों का बनेगा कि नहीं बनेगा। ये तीनों हमारे लिए कौन है, डेटर। एसेट से इन तीनों का हिसाब अलग रखना पड़ेगा। एक इधर हो गया, डिटेल्स छोड़ दो, किसका, सेल्स।
सेल्स का बनेगा टोटल, ठीक है। उसके बाद आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और आउटपुट IGST। सो कुल मिला के अगर तुम देखोगे तो 1 2 3 डेटर का, एक सेल्स का, एक आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और आउटपुट IGST। वो वाला इसमें ट्रांजैक्शन जोड़ेंगे सर, सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू हरीराम? नहीं, जो इधर से बोला ना लेजर पोस्टिंग करने, जो इधर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड उसी से लेजर पोस्टिंग करेंगे। अब देखिए हम आप लोगों को एक लेजर बना करके दिखाते हैं। पहले हम आपको शंकर लाल का लेजर बना करके दिखाते हैं, ठीक है। तो हम शंकर लाल का यहाँ पे लेजर बनाते हैं। अच्छा, लास्ट में क्या करते हैं ना, इसको हम लोग टोटल भी करते हैं। क्या करते हैं? इसका, हाँ, इसका टोटल भी होता है, याद रखना। इसका नहीं, इसका नहीं, इसका टोटल होगा, ठीक है। वो टोटल भी करेंगे, हर कॉलम का टोटल कर देंगे। तो अभी हम शंकर लाल का लेजर बनाते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। हो गया। अब शंकर लाल का अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे। कैसे पोस्टिंग करेंगे? देखो, इसलिए हम तुम लोगों को बोले थे कि जर्नल देख करके लेजर पोस्टिंग अगर तुम लोग सीखोगे, उसे करोगे तो कहीं ना कहीं फंसोगे जब जर्नल नहीं रहेगा तो। जैसे यहाँ पे जर्नल नहीं है, इसलिए सबसे बेस्ट तरीका जो हम लोग सीखे थे लेजर बनाने का क्या था, तुम जिसका भी लेजर बनाओ बच्चा, वो जिसका भी लेजर बनाओ वो उन्हीं 5 कैटेगरी में आता है। कौन सा 5? AELCR। जिसका भी तुम लेजर बनाओ, या तो वो एसेट होगा, या तो एक्सपेंस, या तो लायबिलिटी, या तो कैपिटल, या तो रेवेन्यू। ये 5 का बाहर तो कुछ है ही नहीं। तो शंकर लाल मेरे लिए कौन है? डेटर। और डेटर कौन से कैटेगरी में आता है? एसेट। हो गया। तो एक चीज पहले क्लियर हो गया कि शंकर लाल मेरा डेटर है, मेरे लिए एसेट है। अब हमको पता है कि जो डेबिट साइड है वो मेरे एसेट को क्या करेगा? बढ़ाने से डेबिट होता है और माइनस करने से क्या होता है? देखो बच्चा, अगर डेबिट क्रेडिट भूल जाओ तो प्लस माइनस याद रखो, बहुत काम आएगा। अब तुम बोलो शंकर लाल का अकाउंट में, शंकर लाल का अकाउंट में कितना रुपया लिखेंगे? कहां शंकर लाल मेरा? यहां है शंकर लाल। देख बेटा, शंकर लाल से कितना रुपया मिलने वाला है? दिस इज द टोटल अमाउंट दैट यू विल बी गेटिंग फ्रॉम शंकर लाल। बट व्हाट इज द ब्रेकअप ऑफ दिस? 1,32,000 is the for sales, 3,300 is for output CGST and 3,300 is for, समझ में आया? So you will not write शंकर लाल का अकाउंट में डायरेक्टली 1,38,600। ये 1,38,600 ये 3 चीज को जोड़ करके आया, तो उसी तरह शंकर लाल का लेजर ही बनेगा। अब बताओ, ये तीनों अमाउंट शंकर लाल का लेजर में डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? क्यों डेबिट करेंगे? अरे मेरा एसेट है, ये उसका अमाउंट में ऐड होगा कि माइनस होगा? ऐड होगा कि माइनस होगा? देखो, डेबिट क्रेडिट भूल गया तो प्लस माइनस तो याद रखो। उसका अकाउंट में प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? प्लस करेंगे। तो शंकर लाल मेरा डेटर है, मेरा एसेट है। और हम लोग ने देखा है कि हमको पता है कि जो मेरा पॉजिटिव एसेट का पॉजिटिव डेबिट है और नेगेटिव क्रेडिट है। अब उसका अकाउंट में जोड़ते चलो। पहला 2 सेल्स, फिर 2 आउटपुट CGST, 2 आउटपुट SGST। कितना था? 132,000, 3300, 3300, 138,600। इधर भी कितना होगा? 138,600, यही होगा। लेजर बैलेंसिंग कर रहे, जितना टोटल डेबिट में उतना टोटल क्रेडिट में। और यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस CD 138,600। डेट का कॉलम में डेट लिख देना। बन गया। सिमिलरली तुम किसका लेजर बनाओगे? अरुण बिरला और नवदीप, एकदम सेम ऐसे बनेगा। 3 डेटर का बन गया। अब एक तो किसका बनाना था? हम बोले थे सेल्स का ही बनाते। चलो हम सेल्स का बना के दिखाते हैं तुम लोगों को। सेल्स का कैसे बन रहा है? सेल्स का बनेगा तो यहां पे हम बनाते हैं सेल्स का लेजर। तो आप लिखोगे सेल्स अकाउंट। तो ये थोड़ा सा शॉर्टकट में कर रहे हैं। डेट,
पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट और डेबिट। बच्चा जो सेल्स हम लोग बनाते हैं, सेल्स AELCR किस में आएगा? सेल्स किस में आएगा? आर में आएगा। रेवेन्यू है, रेवेन्यू का प्लस कहां जाता है? रेवेन्यू का प्लस क्रेडिट। ऐसे लिखना मत एग्जाम में, ये जस्ट तुम लोग को समझाने के लिए कर रहे हैं। लिखना चाहता तो पेंसिल से लिख के मिटा देना। फिर रेवेन्यू का प्लस कहां है? क्रेडिट, और रेवेन्यू का माइनस क्या है? डेबिट। यानी कि जब जब सेल्स होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो कहां पे लिखेंगे? क्रेडिट, और यहां पे कहां पे लिखेंगे? डेबिट। कॉमन सेंस लगो। 3 ही बार सेल्स किए थे हम लोग। कितना बार सेल्स किए थे? 3 बार। और बच्चा सेल्स का जो अमाउंट था ना, वो सेल्स का अमाउंट सेल्स कॉलम में जाकर के देखना। ऐ देखो ये वाला कॉलम में कितना कितना का सेल्स था? 32, 85 और 1,80,000। और ये तीन बार, मतलब 3 बार सेल्स हुआ। तो यानी कि सेल्स तुम्हारा 3 बार क्या होगा? प्लस। एक बार 1,32,000 से 85, और एक बार, और इसका कारण क्या होगा? 1,32,000 शंकर, 85 अरुण बिरला, 1,80,000 नवदीप। इसका अगर जर्नल एंट्री बनाते तो ऐसे होता कि नहीं होता? शंकर लाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अरुण बिरला अकाउंट डेबिट टू सेल्स, नवदीप अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यही होता। तो अब चलो इसका अकाउंट में, सेल्स का अकाउंट में चलो भैया, और सेल्स का अकाउंट में यहां पे आओ और यहां पे एंट्री मारो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां पे लिखेंगे बाय शंकर लाल, बाय अरुण बिरला, बाय नवदीप। अच्छा अकाउंट जरूर लिखना ना, शंकर लाल अकाउंट 132,000,85 और 1 हो गया। इसका टोटल करेंगे, ठीक है? जो यहां पे टोटल होगा वही चीज यहां पर भी टोटल होगा, और माइनस करके जब बैलेंस करेंगे तो 2 बैलेंस ईडी क्या आएगा? बैलेंस ईडी वही टोटल ही आएगा। तो यहां पे हो गया मेरा लेजर, सेल्स का लेजर बन गया। इसी तरह फिर तुमको आउटपुट जीएसटी का भी बनाना है, आउटपुट एसजीएसटी, ऐसे ही पूरा लेजर बनेगा। सो जिस तरह से हम लोग जर्नल से लेजर बनाते थे, ये भी जर्नल ही है, ये सब्स्टिट्यूट है, सब आपस में चचेरा ममेरा भाई है। जर्नल, बुक ओवर्स एंड परचेस डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेस रिटर्न डे बुक, सब आपस में भाई बहन का रिश्ता है लोग का। ठीक है, चलो अब छापो जल्दी से। अमाउंट लिख ला। हाँ 397, 397, इधर भी 397 कर लो भाई। चलो 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 जल्दी, पहले ये करेगा उसके बाद लेजर। फॉर्मेट तो बनाया हुआ था, चलो खरीद कर लेना, उसको कर लेना। हाँ निकालना पड़ेगा, अभी घर में जाके कर लेना। काल के की होबे बोलो तो? छुट्टी। हाँ कल के छुट्टी होबे 10टा समय। 10 बजे कल छुट्टी होबे। कल हम लोग करेंगे परचेज डे बुक, परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न। कल हम लोग ये चैप्टर को, कुछ इसमें नहीं है, यही है, जितना भी रहे यही है और कुछ नहीं है। कल हम लोग कोशिश करके चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अगर नहीं हुआ तो मंडे एक दिन और करेंगे इस चैप्टर को, और उसके बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस करेंगे, क्योंकि अब इसके बाद अकाउंटिंग का डेफिनेशन याद होगा। प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग कर लिए। क्लासिफाइंग क्या था? लेजर। अब 3rd नंबर था समराइजिंग, वो आएंगे ट्रायल बैलेंस में, वो सिखाएंगे। तब जा करके एक चक्कर हम लोगों का साइकिल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कैश बुक पे जाएंगे।